नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव समीक्षा और आपके साथ मैं हूं प्रदीप्ता रमोरा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खास खबरों की। बंदीपुरा हिंसा के 2 सप्ताह बाद हल्द्वानी और बंदीपुरा क्षेत्र का जनजीवन पटरी पर लौटा है। हिंसा के बाद से बंदीपुरा क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन हालात सामान्य होने के बाद 12 दिन बाद कर्फ्यू को पूर्ण रूप से हटा लेने के बाद आज मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा की है। नमाज के दौरान जिला प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद रही, जहां पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के जवान भारी संख्या में तैनात रहे। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी मस्जिदों में जुमे की नमाज शांतिपूर्वक अदा हो रही है और कहीं भी ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है। सब कुछ शांतिपूर्वक है और मस्जिदों में लोग नमाज अदा कर रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्स की अभी तक तैनाती रहेगी आगे क्या? देखिए, इसमें जो भी उच्च अधिकारियों के निर्देश होंगे उसके अनुसार ही इसमें उनकी तैनाती पर विचार किया जाएगा। राष्ट्रीय संगठन ऑल इंडिया नेशनल रूरल बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन अरेबिया के आह्वान पर ग्रामीण बैंकों की राष्ट्रीय स्तर की पिछले लंबे समय से लंबी चली आ रही मांगों के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रमुखों ने नेता प्रदर्शन किया है। वक्ताओं ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर कहा कि समुचित मानव शक्ति नियोजन, पदोन्नति विधि में संशोधन, 30,000 व्यक्तियों की तत्काल नई भर्ती, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी का नियमितीकरण, सेवा नियमावली एवं सभी अवकाश नियमों में संशोधन, वेतन ढांचे में समानता सहित 2018 तक सभी को पेंशन समानता, कंप्यूटर इंक्रीमेंट एवं मृतक आश्रितों को नियुक्ति के अलावा सेवा नियमावली के अनुसार ग्रेजुटी भुगतान पर सरकार को अब शीघ्र फैसला लेना होगा। अरेबिया के आह्वान पे 8 सूत्रियों को डिमांड को लेकर के हमारा आज उत्तराखंड ग्रामीण बैंक है, उसका जो कर्मचारी संघ है वर्कमैन, उसके सारे सदस्य आज हड़ताल पे हैं अपनी मांगों को लेकर के, 8 सूत्रीय मांगों को लेकर के। कहाँ बैठे हैं? ये हमारे 2 जगह हो रहा है। एक प्रोटेस्ट ये रीजनल ऑफिस हल्द्वानी में हो रहा है, क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी, और एक हमारा देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय में हो रहा है। ऐसा क्या यहाँ पे हम हमारे सभी यूनियन कर्मचारियों के द्वारा यहाँ पे ये प्रदर्शन किया जा रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हम एक तो नेशनलाइज ग्रामीण बैंक बनाना चाहते हैं और दूसरा अन्य जो डिस्पैरिटी है हमारे और पीएसबी बैंक्स के बीच में, उसको हम ख़त्म करना चाहते हैं। और ये जो हमारा आंदोलन है ये हल्द्वानी में, मुख्यतः हल्द्वानी में और देहरादून में किया जा रहा है। इसमें हमारे यूनियन के सभी समस्त कर्मचारीगण शामिल हैं और हम प्रशासन, हमारे मैनेजमेंट से ही अनुरोध करते हैं कि हमारी मांगों को सीरियसली लिया जाए। अदरवाइज़ अरेबिया की कॉल के अनुसार 27-28 मार्च को हम ये दोबारा धरना प्रदर्शन करेंगे और वो उग्र प्रदर्शन भी हो सकता है। धन्यवाद। मेरा नाम नीरज तिवारी है। हम उत्तराखंड कर्मचारी संघ की तरफ से आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और अरेबिया की जो हमारी नेशनल यूनियन है उसकी तरफ से हम 8 सूत्रीय जो मांगे हैं उसके सपोर्ट में यहाँ आए हुए हैं, जिनमें कि पहला है कि हमारे एक नेशनलाइज्ड आरआरबी की स्थापना करी जाए और जो हमारे यहाँ बैकलॉग चल रहा है, वैकेंसीज़ हैं इतनी ज़्यादा 30,000 के आसपास बताई जा रही है, उसमें उनको रिक्रूट किया जाए वहाँ पर। जो हमारे अगला कदम ये है कि अगले महीने यानी कि मार्च के महीने में 27 और 28 को दोबारा से स्ट्राइक का प्रस्तावित है। आपका नाम? सर, मेरा नाम इला है। केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय के पौड़ी परिसर में एनएचसीसी की मॉक टीम के पहुंचते ही छात्र संघ नेताओं ने कॉलेज में तालाबंदी कर दी और कॉलेज परिसर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल छात्र संगठन के अध्यक्ष ऋतिक असवाल और छात्र नेताओं का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन उस दौरान ही कॉलेज की खामियों पर नजर डालता है जब एनसीसी टीम कॉलेज सर्वे करती है। इसके बाद कॉलेज की समस्याओं को दरकिनार कर दिया जाता है। पिछले 10 सालों से हम विश्वविद्यालय में देख रहे हैं कि श्रीनगर विश्वविद्यालय द्वारा लगातार पौड़ी और टिहरी परिसर की उपेक्षा की जाती है। तो हम अभी देख रहे हैं कि 2016 में आखिरी बार जब नैक का विजिट हुआ था, तब जाके विश्वविद्यालय द्वारा कुछ काम विश्वविद्यालय में किए गए थे पौड़ी परिसर और टिहरी परिसर में। और आज जब दोबारा नैक का विजिट 2024 में होने जा रहा है, तो फिर एक दिन पहले रंग रोगन करके विश्वविद्यालय को रिप्रेजेंट किया जा रहा है नैक के प्रतिनिधियों के सामने कि हम लोग A+ ग्रेडिंग को हमें आप दे दीजिए। तो इस प्रकार के जो काम हो रहे हैं विश्वविद्यालय में कि एक दिन पहले रंग रोगन का काम, वाईफाई की सुविधा पिछले 7 सालों से मांग टंगी हुई थी और कल रात को आनन फानन में जो है वाईफाई स्टार्ट कर दिए गए। सड़कों की दुर्दशा है, छात्रों की दुर्दशा है, जितने हमारे रिजल्ट्स की हमारी मांग रहती है, तमाम उन चीज़ों की दुर्दशा है जिसके ऊपर विश्वविद्यालय प्रशासन को। देखो, नेक की जो मॉक टीम है वो हमारे पास, हमारे यहाँ आचार्य के अंदर इसका जो प्रेजेंटेशन है हम कैंपस का वो चल रहा है। छात्रों की जहाँ तक बात है कि नेक के लिए किया है, ऐसा नहीं है। छात्रों ने जब भी डिमांड की है
इस समय जैसे छात्र संघ अध्यक्ष है, उनके साथ जो है विश्वविद्यालय के जो हमारे चीफ प्रोक्टर हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, चीफ हॉस्टल वार्डन हैं और विश्वविद्यालय इस कैंपस के जो जितने प्रोक्टर्स हैं, डायरेक्टर के साथ ये बहुत बड़ी मीटिंग हुई है और उस मीटिंग की प्रोसीडिंग में जो कुछ लिखा गया है वाइस चांसलर ने उसको अप्रूव कर दिया है। लेकिन बच्चों को ये पता नहीं है कि वो वर्क हो चुका है, उनको वो ये मालूम है कि उनके टेंडर भी हो चुके हैं, रोड का कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। लेकिन रोड की जो बात है थोड़ी टेम्परेचर की वजह से रोड को अभी वो नहीं किया जा रहा है। लेकिन ये कि किसी भी प्रोसेस में थोड़ी टाइम तो लगता है और वो आज से नहीं पहले से हो रहे हैं। नेक से रिलेटेड जो बात हैं वो तो अब जो भी होगा वो इस बीच आगे जो मेन नेक होगा उसमें आएगा। हमारे यहाँ नेक की मॉक ड्रिल होनी सुनिश्चित हुई थी 22 तारीख को डॉक्टर BJR परिसर में, जिसका हम पुरजोर यहाँ पर विरोध कर रहे हैं क्योंकि जब नेक का सर्वे होता है तब तभी विश्वविद्यालय को पौड़ी परिसर की याद आती है, तब तभी रंग बानिश का और अन्य तमाम कार्य यहाँ पे शुरू किया जाता है। और इस बार तो वो भी अभी तक यहाँ पे शुरू नहीं किया है। 20 तारीख तक का आश्वासन हमें रोड और तमाम फेस लिफ्टिंग का दिया गया था, जो कि आज 22 तारीख तक होने तक भी अभी तक उसमें भी कोई कार्रवाई अभी तक विश्वविद्यालय या फिर संबंधित विभागों द्वारा नहीं की गई, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। यहाँ पर अभी तक बस में कोई कार्रवाई नहीं होगी, जबकि इसके विपरीत श्रीनगर परिसर में कम से कम 5 से 6 बसें संचालित है, जो कि इसके बाद उन्होंने बस दी है। क्या पौड़ी परिसर में बस की सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकती है? वाईफाई की मांग हमारी यहाँ पे रखी गई थी, तो नेक का विजिट होने के कारण कल रात को ही सारे वाईफाई एक्टिव कर दिए गए। उससे पहले तक वाईफाई की कोई सुविधा यहाँ पर पर्याप्त नहीं थी छात्र छात्राओं के लिए, और भी अन्य कई समस्याएं जो जिनको लेकर आज यहाँ पर आंदोलन रहता है। और जब तक विश्वविद्यालय कुलपति स्वयं अपने संबंधित विभागों को लेकर परिसर में नहीं पहुंचे तब तक ये तालाबंदी चलती रहेगी, जिसमें छात्र संघ के साथ अनेक छात्र संगठन भी इसमें शामिल हैं। 18 परीक्षा केंद्रों पर इस बार 45,232 विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा देंगे। आगामी 27 फरवरी से 16 मार्च तक चलने वाली हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के लिए 118 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हरिद्वार जिलाधिकारी गिरिराज सिंह गर्ब्याल ने नकल विहीन परीक्षा कराने के निर्देश दिए हैं। नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने को जीडी को 7 सेक्टरों में बांटते हुए सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती होगी, जबकि जनपद स्तरीय 2 सचल दलों का भी गठन किया गया है। एसपी परमेंद्र लोहार ने जनपद में नियुक्त समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों की बैठक बुलाई। आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान वर्णनबर बूथ मतदान केंद्रों की मैपिंग के संबंध में विभिन्न थानों के डाटा का अवलोकन किया गया और टास्क को समय रहते पूरा करने के लिए उचित दिशा निर्देश दिए गए। आगामी लोकसभा इलेक्शन से रिलेटेड जो हमारी वनएबिलिटी मैपिंग है, इसके संबंध में सभी थाना प्रभारियों को सेक्टर ऑफिसर को बुलाया गया था और पॉइंट टू पॉइंट पर डिस्कस किया गया। वनएबिलिटी को कम करने के जो हमारे मेजर्स हैं उसको उठाने को लेकर किस तरीके से आगे हम लोग कार्रवाई करनी है उसको लेकर भी चर्चा की गई। सभा के मलिंगा क्षेत्र में हमलावर गुलदार ने आज उपविभागीय वनाधिकारी और 2 वनकर्मियों पर भी हमला कर उन्हें घायल कर डाला, जिन्हें आनंद-फानन में श्रीनगर में भर्ती कराया गया है। गुलदार के हमलावर होने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। गुलदार खुलेआम घरों में घुसने से लेकर आवासीय बस्तियों के इर्द गिर्द दौड़ने लगा और एक के बाद एक हमले करने लगा, लेकिन आखिरकार अंत में वन विभाग के शिकारी ने गुलदार को मार गिराया। दरअसल हमलावर गुलदार को पकड़ने के लिए पहुंची वन विभाग की टीम और स्थानीय जनता में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब हमलावर गुलदार मानवीय बस्तियों में आधमका और एक के बाद एक हमले करने लगा। पहले गुलदार यहाँ एक दुकान में घुसा। वन विभाग के कर्मचारी उसे ट्रैंकुलाइज अर्थात बेहोश कर पाते कि इससे पहले गुलदार वहां से भाग गया, लेकिन फिर भी गुलदार को खोजने में वन विभाग ने हार न मानी। ड्रोन के जरिए भी गुलदार को जंगल की ओर दौड़ाया गया और फिर गुलदार को काफी संघर्ष के बाद शिकारी ने मार डाला। आपको बता दें कि बीते दिन से आज तक गुलदार कुल 8 हमले कर चुका था। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक भी गुलदार और वन विभाग की टीम के बीच हुए संघर्ष को देख रहे थे। बाघ के साथ हम लोगों ने जंग की, हमारे कर्मचारियों ने भी, फॉरेस्ट के अधिकारियों ने भी, और मैंने पहली बार देखा है कि लाइव में बाघ किस तरीके से हमला करता है। और मैंने देखा किस तरीके से बाघ ने एसडीओ को फेंका और कितने तेजी से उन्हें घायल किया। तो मैं पूरी वन विभाग की टीम को बधाई देता हूँ। प्रधान जोगे, अपने प्रवीण जोगे, बहुत सारे लड़के, ये सब अपनी जान को जोखिम में डाल के हम खड़े थे और हम तब भी लड़ रहे, आप भी देख रहे थे कि मगर ये 2-3 घंटे का जो संघर्ष रहा तो अंततः जो बाघ जो है को हमने समाप्त कर दिया है और क्षेत्र में जो दहशत थी वो दहशत समाप्त, क्योंकि कल से मैं बहुत परेशान था। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रगतिशील भोजन माता संगठन में जुड़ी भोजन माताओं ने आज हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में धरना प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित
ज्ञापन भेजा। यूनियन के महामंत्री रजनी जोशी ने कहा कि यूनियन 25 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन कर अपनी मांगे केंद्र सरकार के समक्ष रखना चाहते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस प्रशासन ने अनुमति नहीं दी और उन्हें प्रदर्शन करने से रोका गया, जो उनके लिए लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर प्रदर्शन स्थल है, फिर भी उन्हें रोका गया है। हम लोग प्रगतिशील भोजन माता यूनियन से है और कल 25 तारीख को हम दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन करने जा रहे थे, जो प्रदर्शन जो है राष्ट्रीय स्तर का प्रदर्शन होने वाला था, पर दिल्ली पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे उस प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई, हमें अनुमति नहीं दी गई। उसके विरोध में हम एक तो प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारी जो मुख्य बात है, हम क्योंकि ये केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है और केंद्र सरकार जो है मात्र 900 रुपये जो है मिड डे मील वर्कर को देती है। मिड डे मील वर्कर यानी कि भोजन माता जो है 4-4 कर्मचारियों के बराबर स्कूलों में काम इनसे कराया जा रहा है, चाहे सफाई हो, माली हो, चतुर्थ कर्मचारी हो, चौकीदार का काम हो। पर अगर उसके एवज में मिलने वाले मानदेय की बात करें तो मानदेय जो है मात्र 3000 रुपया दिया जा रहा है। तो हमारी मांग ये है कि एक तो भोजन माताओं को स्थायी किया जाए, दूसरा जो केंद्र सरकार जो है जो राशि देती है इसमें उस राशि को बढ़ाए, और साथ ही जो है भोजन माताओं को जो निकाला जा रहा है बच्चे कम होने की स्थिति में वो ना निकाला जाए, और साथ ही आशा वर्कर और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उनकी तरह जो ESI PF आदि की जो सुविधा है वो भोजन माताओं को मिलनी चाहिए। ये हमारी बात है। मेरा नाम रजनी जोशी, प्रगतिशील भोजन माता यूनियन की महामंत्री। मैं प्रगतिशील भोजन माता संगठन से बोल रही हूँ, और हमारी जो समस्या, वैसे हमारा तो अभी दिल्ली प्रदर्शन था, लेकिन दिल्ली सरकार ने हमें वहाँ पे रोक लगा दिया गया है, और हमारी 2018 से हम अपनी मांगें लेके चल रहे हैं, लेकिन किसी सरकार ने भी हमारी नहीं सुनी है, जिसमें कि हम सब लोग इतने गरीब परिवारों से हैं, दलित परिवारों से हैं, जिनका कि ये मात्र इसी भोजन माताओं के उसमें जो मानदेय मिलता है उसी से घर गृहस्थी चलता है। इससे भी कमज़ोर लोग हैं जिनका कि कमाने वाला कोई नहीं है, एक ही भोजन माता के उससे चलता है। लेकिन सरकार को इतनी सोच होनी चाहिए कि 100 रुपये मात्र दिन की दिहाड़ी मिलती है, उसमें भी हमको सुबह 9:30 बजे से 3:30 बजे तक रखा जाता है। स्कूल का गेट खुलते ही हमें झाड़ू हमारे हाथ में थमाया जाता है, जबकि उसमें लिखा गया है कि भोजन माता का एक नाम ही रह गया। पहले हमने सफाई कर्मचारी का काम करना है, उसके बाद हमने किचन में जाना है, किचन में जाने के बाद भी किचन का देखना है, उसके बाद उनकी चाय की व्यवस्था करनी है, उसके बाद अगर कोई अन्य कर्मचारी या अन्य लोग आते हैं उनकी सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। उसके बाद भी मात्र हमको 3000 रुपये दिया जाता है। उसके बाद भी छात्र संख्या कम होने के बावजूद भी इतनी मेहनत 18-19 साल हमने जॉब कर दी है, उसके बाद भी जब छात्र संख्या कम होती है तो हमको हटाया जाता है। बड़ा गंदा लगता है, बड़ा दुख होता है कि हम जब 150 से हम काम करते हुए आ रहे हैं, और आज जब उम्मीदें बढ़ाने की हो रही है, इतना संघर्ष कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें हटाया जाता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। मात्र हमें 11 महीने का मान दे दिया जाता है, हमें पूरे 12 महीने का मान दे दिया जाए और हमें स्थायी किया जाए, और हमारी व्यवस्थाओं पे सरकार को गौर करना चाहिए। और एक तरफ जहां भोजन माताओं में सरकार के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है, तो वहीं दूसरी ओर आशा कार्यकर्तियों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को आशा कार्यकर्तियों ने बुद्ध पार्क में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्तियों ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आशाओं को विभाग के सभी अभियानों और सर्वे में लगा दिया गया है। दूसरी ओर गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु की सेवा से शुरू करते हुए आज आशा वर्कर को सारे काम करने पड़ रहे हैं, लेकिन सरकार आशाओं को न्यूनतम वेतन तक देने को तैयार नहीं है। आशाओं को उनके काम के अनुरूप पैसा मिलना तो दूर, वादा किया गया पैसा भी नहीं मिल पा रहा है। एक तो आशाओं को सरकार की ओर से न्यूनतम वेतन, कर्मचारी का दर्जा भी नहीं मिलता, दूसरी ओर काम की बोझ लादा जा रहा है। आशाओं को लगातार काम करने के बाद भी न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है, सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं है, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। 2021 में आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री जी से जब वार्ता हुई थी तो उन्होंने वादा किया था कि DG हेल्थ के जो प्रस्ताव के अनुरूप 11,500 आशाओं को दिया जाएगा, लेकिन 2021 से लेकर अभी तक 2024 हो गया है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने वादा पूरा नहीं किया। इस बात को लेकर के कि मुख्यमंत्री वादा पूरा करें। और दूसरी बात है कि पल्स पोलियो अभियान से लेकर के तमाम अभियान आशाएं चला रही हैं, उनको 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिया जा रहा है। हम कह रहे हैं कम से कम न्यूनतम मजदूरी, न्यूनतम जो दैनिक दिहाड़ी है वो उनको दी जाए। तमाम जो अस्पताल हैं उसमें गर्भवती महिलाओं के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है, लगातार उनको रेफ़र होना पड़ता है, उससे गर्भवती महिलाएं भी परेशान होती हैं, आशाएं भी परेशान होती हैं। तो आम जन के हित में ये भी पूरा किया जाना चाहिए और आशाओं को न्यूनतम वेतन मिलना ही चाहिए।
आशा से रानी लक्ष्मीबाई बनना पड़ेगा, तब भी सरकार नहीं मानेगी तो महाकाली का रूप धारण करना पड़ेगा मेरी बहनों को। और दूसरा, जब इन्होंने उत्तराखंड में हमारी सरकार ने काम सब अच्छा कर रहे हैं सब, और दिन रात तारीफ कर रहे हैं कि हमारी सरकार दिन रात महिलाओं का शोषण होने से बचे करके नए नए कानून लागू कर रहे हैं, तो इन्होंने एक कानून ये लागू कर रखा, अभी यूसीसी लागू हो गया, तो यूसीसी के हिसाब से तो हमारा तुरंत राजकीय कर्मचारी का दर्जा और पेंशन तुरंत इशू हो जाना चाहिए ना। सरकार के संज्ञान में ये बात आनी चाहिए कि हम अपनी आशा बहनों के साथ या आंगनबाड़ी बहनों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि हम आंगनबाड़ी वालों का तो शायद घंटे के हिसाब से कार्य है और हमारी आशा बहनों का तो 24 घंटे काम है, न छुट्टी, एक दिन भी छुट्टी नहीं है। हम लोग आशाएं बहनें जो भी हैं 2006 से कार्य कर रहे हैं, अभी तक सरकार हमारे लिए कुछ नहीं सोच रही है। हम पोलियो करते हैं, हम गांव-गांव जा कर के डिलीवरी, रात में भी प्रसव होता है तो बारिश होती है, कुछ भी होता है, हम किसी चीज़ को नहीं देखते। अपना भोजन अपने थाली में डाला हुआ भी हम छोड़ के उन महिलाओं को वहाँ पर तक ले जाते हैं। उसके बाद भी हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है। जो भी हम ये काम करते हैं, हमें जो उस काम का पैसा 3-4-5 महीने तक नहीं मिलता है। हम बहनें अपना घर का खर्चा कैसे चलाएं, कैसे करें। और कोरोना काल में सारे लोग घर घर बैठे थे, उस समय हमारे पास कोई ऐसे सुविधा भी बाद में मिली थी। उस समय भी हमें गांव-गांव जा कर के अधिकारी लोग पीछे हट जा रहे थे, हमें वहाँ पर उनको आगे भेजा जा रहा था। उसके बाद भी सरकार हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रही है। हमारा यही है कि हम सारी बहनों को, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से हमारा यही निवेदन है कि सब लोगों का सोचा जा रहा है तो हम बहनों का भी सोचा जाए। में इतना ही, बने रहिए लाइव समीक्षा के साथ। नमस्कार।